देखो, कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया था और ये सक्सेस हो गया था। लेकिन 1966 में यहीं पर और एक प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे यहीं पे लाशें बिछी थी। लाशें दिन था 7 नवंबर 1966, गोपाष्टमी का दिन था, यानी कि वही दिन जिस दिन गौ माता की पूजा होता है। तो उस दिन अचानक से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट रहता है उसके सामने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। और ये जो लोग थे कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये लोग नागा साधु थे। तो ये जो मार्च यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, उस टाइम तो दिल्ली ने कभी इतने बड़े मार्च को नहीं देखा था। और ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, इसका मुद्दा था कि जो गोहत्या हो रही थी उस चीज़ के ऊपर बैन लगाओ और इसके लिए एक कानून को लाओ। तो देखो, सुबह तक ये जो आंदोलन चल रहा था ये नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो स्वामी रामेश्वर नंद होते हैं वो आते हैं और आने के बाद वो कुछ ऐसे बात बोलते हैं जिसके बाद जो सिचुएशन होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। और सिचुएशन इतना ज़्यादा बदलता है कि जो पुलिस रहता है लास्ट में उसको गोली मारना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के मुताबिक उस प्रोटेस्ट के दौरान 8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन क्या ये सच में उतना ही हुई थी या फिर उससे ज़्यादा हुई थी? तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं कि असल में उस दिन क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सभा में मैं इस जो बैठे लोग हैं उनको खोल के आंख दिखाना चाहता हूं। एक घटना से बापूजी आपको याद होगा, रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी। 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे और सत्ता के मत में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 1947 की आज़ादी के बाद और 1950 के जो शुरुआती साल में। तो जिस टाइम पे देश में संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसी टाइम से काउ प्रोटेक्शन यानी कि गौरक्षा एक बहुत बड़ा इमोशनल, कल्चरल और पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था। यह सिर्फ एक रिलीजियस इशू नहीं था, इसके पीछे कई कम्युनिटीज के अलग अलग इंटरेस्ट, इकोनॉमिक रियलिटीज और पॉलिटिकल एम्बिशंस भी जुड़े हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर के जो नेताएं थे या फिर जो मेंबर्स थे, उनका ये क्लियर मुद्दा था कि ये जो क्लाउ शटर हो रहा है यानी कि जो गोहत्या हो रहा है उसके ऊपर जो बैन होता है वो लगाया दिया जाए और इस चीज़ को देश का जो फंडामेंटल राइट है वो चीज़ बनाया दिया जाए। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो गौ माता होता है वो हिंदू कल्चर और धर्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और आज़ाद के भारत में इसकी सुरक्षा को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलनी चाहिए। और बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी थे जो लोग इस चीज़ को एक नेशनल आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इस मांग का मजबूत विरोध किया और उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल था। उनका ये कहना था कि सेक्युलर और डाइवर्स देश में जहां हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ट्राइबल कम्युनिटीज़ और कई अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर एनिमल की प्रोटेक्शन को फंडामेंटल राइट्स बनाना ठीक नहीं होगा। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनका ये कहना था कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वलिटी से जुड़ा होना चाहिए, ना किसी रिलीजियस सेंटिमेंट से। और उनका ये भी मानना था कि एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री है वो स्टेट के अंदर आता है और सेंट्रल लेवल पर एक रिजिड बैन लगाना ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो लास्ट में क्या होता है कि मिडिल रास्ता निकाला जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो काउ प्रोटेक्शन यानी कि जो गौरक्षा को एक फंडामेंटल राइट्स ना बनाकर उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 48 में डाल दिया गया। और आर्टिकल 48 जो है वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट, उसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री होता है वो सबको मॉडर्न और स्पेसिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज किया जाए और स्पेसिफिकली जो काउ स्लॉटर हो रहा था यानी कि जो गोहत्या हो रहा था उस चीज़ को बंद कर दिया जाए। लेकिन ये जो आर्टिकल 48 थी वो सिर्फ एक गाइडलाइन थी, ना कि एक मैंडेटरी सेंट्रल लॉ थी। तो 1950 के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे वो अपने अपने लेवल पर ये जो क्लाउ शटर हो रही थी यानी कि जो गोहत्या हो रही थी उस चीज़ के ऊपर बैन भी लगा दिए थे। लेकिन जो सेंट्रल लेवल पर ये जो डिमांड किया जा रहा था कि क्लाउ शटर के ऊपर बैन लगा दिया जाए, वो चीज़ अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया था। लेकिन ये जो गैप था सेंट्रल और स्टेट के बीच में 1960 आते आते ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इमोशनल इशू बन गया था।
तो देश में जो अलग अलग जो हिंदू नेशनलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा और बाद में विश्व हिंदू परिषद यानी कि जो बीएचपी थे, उन्होंने इस मुद्दे को एक मास मूवमेंट में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि आर्टिकल 48 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉ जरूरी है और सरकार इस डायरेक्शन में इनफ काम नहीं कर रही है। 1960s के दौरान ये जो मूवमेंट है यानी कि जो प्रोटेस्ट हुआ, इसका एक पावरफुल फेस और जो विजिबल फेस थे वो बने थे स्वामी करपत्री महाराज। तो ये जो करपत्री महाराज थे, उन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स सन्यासी थे और इसके साथ साथ बहुत शार्प स्पीकर थे और ट्रेडिशनल सनातन धर्म के पक्के सपोर्टर्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति बनाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कई अलग अलग हिंदू ग्रुप्स को साथ लाया गया और उनका कंप्लीट और क्लियर मकसद ये था कि पूरी देश भर में जो क्लाउड शटर हो रहा है यानी कि जो गोहत्या हो रहा है, उस चीज़ को रोकने के लिए या फिर उस चीज़ को बैन करने के लिए एक सेंट्रल लेवल पर एक नियम को लाया जाए। और जो स्वामी करपत्री महाराज थे, उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ एक रिलीजियस नहीं बल्कि कल्चरल और नेशनल इश्यूज के तौर पर देश भर में प्रेजेंट किया। और उनकी स्पीचेस में जो गौ रक्षा थी, उस चीज़ को भारतीय संस्कृति और इसके साथ साथ हिंदू आइडेंटिटी के साथ जोड़ा जाता था। तो 1960 आधा होते होते ये जो मूवमेंट हो रही थी यानी कि जो आंदोलन हो रही थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में रेडी हो गया था। पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस, पैम्पलेट्स और जो पॉलिटिकल प्रेशर थी, सब कुछ शुरू हो गया था। और उस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो भारत की सरकार में थी, तो इसी वजह से क्या कर रही थी, वो दोनों तरफ बैलेंस करके जा रही थी। हिंदू कम्युनिटीज़ को डायरेक्टली ये जो मूवमेंट हो रहा था यानी कि जो आंदोलन हो रहा था, उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रही थी और इसके साथ साथ जो माइनर कम्युनिटीज़ थे हमारे देश में, उन लोगों के जो इंटरेस्ट थे उसको भी देखना पड़ता था। तो ये जो टेंशन थी वो 1966 आते आते एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच गया था। तो अब डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1966 में आते हैं। उस टाइम पे जो हमारी देश थी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टेंशन में नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उस चीज से भी गुजर रहा था। तो उसी दौरान क्या हो रहा था कि देश में जो फूड शॉर्टेज हो रहा था, इसके साथ साथ जो खाने पीने की चीजें थी उस चीज का प्राइस भी बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो जो आम लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और उसी टाइम पे जो इंदिरा गांधी थे वो कांग्रेस के तौर पर नए नए सरकार बना रहे थे, तो उस टाइम पे इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी थी। तो इतने ज्यादा जो टेंशन का माहौल था, उसी दौरान क्या होता है कि जो गोरक्षा के जो मेंबर थे उन लोगों ने एक बहुत बड़ी अच्छी दिन को चूज किया, जो था 7 नवंबर 1966। तो ये जो दिन था वो गोपाष्टमी का पवित्र दिन था और हिंदू कैलेंडर यानी कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से ये जो गोपाष्टमी होता है एक बहुत बड़ी दिन होता है जिस दिन हम लोग गौ माता को पूजा करते हैं। तो दरअसल हुआ क्या था कि इस दिन गोपाष्टमी का दिन था और सब लोग गौ माता को पूजा कर रहे थे। तो इमोशनली और जो कल्चरली ये चीज़ है कि उस दिन बहुत अच्छा दिन था। इसीलिए क्या हुआ कि जो गौरक्षा के जो मेंबर्स थे इसी दिन को इसीलिए चूज किया कि इस दिन बहुत सारे लोग जो होंगे वो ट्रिगर होंगे और एक ही साथ में आंदोलन में आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जो गौरक्षा के जो मेंबर्स थे उन लोगों का प्लान सिंपल था। देश भर के जो बहुत सारे लोग हैं उसी दिन दिल्ली आएंगे, पार्लियामेंट के सामने हम लोग मासिव प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट के दौरान डिमांड हमारा यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये जो क्लाउड शटर को बैन करने के लिए यानी कि जो गौ हत्या को रोकने के लिए जो नियम है उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सेंट्रल लेवल पर लगा दिया जाए। और उनके प्लान के हिसाब से उसी दिन वैसे ही हुआ। जो दिल्ली की जो रोड थी वहाँ पर लगभग 1 लाख से लेकर 1,25,000 लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए। लेकिन यदि आपको लगता होगा कि ये कोई साधारण सा आंदोलन था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा जो लोग आए थे वो नागा साधुस थे। तो ये जो नागा साधुस थे उनके हाथ में हथियार भी थे, जैसे कि तलवार, भाले, त्रिशूल और कुछ के पास भारी लाठियां भी थे। तो इस मूवमेंट में सिर्फ नागा साधुस ही नहीं आए थे बल्कि इस मूवमेंट में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और इसके साथ साथ जो नॉर्मल गांव सेवक थे वो लोग भी आए थे, जनसंघ सपोर्टर्स भी थे और कई सारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो लोग भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। तो ये जो मूवमेंट को किया जा रहा था, इस चीज़ का जो प्रोसेशन थी उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। तो ये जो प्रोसेशन थी वो शुरुआत हुई रोशननारा गार्डन से, फिर रेड फोर्ट एरिया से होते हुए भीड़ आजमल खान जो पार्क थी उसके तरफ बढ़ी। तो आजमल खान पार्क से पहले तो आजमल खान पार्क से जो भीड़ थी वो सेंट्रल दिल्ली की ओर बढ़ी और इसके बाद फाइनली जो पार्लियामेंट की स्ट्रीट की है उसके तरफ ये जो प्रोसेशन है वो मार्च शुरू हुआ। और ये जो पूरी रास्ता भर में ये जो लोग जा रहे थे चल के, उसी दौरान कुछ जो स्लोगन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, जैसे कि गौ माता की जय हो, हर हर महादेव और क्लाउड शटर बंद करो जैसे स्लोगन्स को उस टाइम पे बहुत ज़ोर से बोला जा रहा था। तो ये जो एटमॉस्फेयर थी वो बिल्कुल एनर्जेटिक था, ना कि
पीसफुल था। लोगों के चेहरे में जो गुस्सा थी वो क्लियरली दिख रहा था और इसके साथ साथ जो पुलिस है उनको कई सारी जगह पे डिप्लॉयमेंट भी किया गया था। तो इस आंदोलन की स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि आपको जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे जो स्लोगन्स है उसको दिया जा रहा था, चांट किया जा रहा था, बहुत सारी चीजें आराम से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ये भीड़ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ती है तो पुलिस और जो ये जो नागा साधुज थे या फिर जो लोग थे जो आंदोलन के दौरान जुड़े हुए थे उन लोगों के बीच में धक्का मुक्की होना शुरू हो जाता है। तो दोपहर के 1:25 में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माहौल थी वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो लोकसभा के एक जनसंघ एमपी थे जिनका नाम था स्वामी रामेश्वरानंद। तो ये पहले से ही कंट्रोवर्शियल फिगर थे। उन्होंने पार्लियामेंट्री की जो डेकोरम थी उसको तोड़ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर अनरूली बिहेवियर के लिए पहले से ही 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गए थे। 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जा चुके थे, मतलब उस दिन वो ऑफिशियली जो पार्लियामेंट की हाउस थी उसके अंदर नहीं जा सकते थे। तो जब स्वामी रामेश्वरानंद पार्लियामेंट के बाहर आए, उन्होंने जैसे इस भीड़ को देखा तो उन्होंने कुछ बातें बोला। वो जो बात थी वो घी में आग लगाने के काम कर दिया। तो आर्चर्स के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उन्होंने मुझे हाउस से बाहर निकाल दिया है, अंदर जाओ और उनको सबक सिखाओ। तो ये लाइन सुनने के बाद जो वहाँ पर लोग थे उनके अंदर पता नहीं अलग से एक एनर्जी आ गया और उस एनर्जी की वजह से उनके हाथ में जो भी चीज़ आया जैसे कि स्टोन्स, पत्थर, लाठी, बॉटल्स, कुछ भी हो, वो सब चीज़ पार्लियामेंट के ऊपर वो लोग फेंकने लगे। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या है कि जो पुलिस थी उन्होंने टीयर गैस को फैलाया, इसके साथ साथ लाठीचार्ज भी किया। लेकिन भीड़ इतना बहुत ज़्यादा थी कि उस चीज़ को कंट्रोल करना नामुमकिन था। तो ये जो भीड़ थी जब पूरी कोशिश की कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए, लेकिन घुसने के लिए जब वो लोग नाकाम रहे तो वो लोग पूरे जो सेंट्रल दिल्ली थी वहाँ पर जो गुस्सा थी वो निकलना शुरू कर दिया। मतलब कि जो आसपास एरिया थी वहाँ पर जो भी सरकारी चीज़ें या फिर जो सेमी सरकारी चीज़ें थी उस चीज़ को टारगेट किया गया। ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के जो ऑफिस थे उसके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। तो ये जो सारे ऑफिस थे उसकी जो विंडोज थी उसको तोड़ दिए गए। इसके साथ साथ जो फाइल्स और जो टेबल्स थे यानी कि जो फर्नीचर्स थे उसको डैमेज कर दिया गया। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे के कामराज और यूनियन मिनिस्टर थे कोथा रघुराम राय, उनकी जो रेसिडेंस थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया। उनके घर के बाहर भीड़ ने पत्थर फेंके और डैमेज भी पहुंचाया। और जो हालात थी वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि जो दिल्ली पुलिस थी वो इस चीज़ को अकेले कंट्रोल नहीं कर पाया और आखिरकार कर्फ्यू को लगा दिया गया। और सबसे बड़ी बात 1947 के आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली की सड़कों पर जो इंडियन आर्मी है उसको उतरना पड़ा। और ये जो इंडियन आर्मी थे उनको गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास, इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के बाहर इनको डिप्लॉय किया गया ताकि जो फर्दर डैमेज है वो ना हो सके। तो सड़कों पर इंडियन आर्मी की जो टैंक्स थे या फिर जो ट्रक्स थे वो दिखने लगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक ही चीज़ तो समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल अभी मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये कम्प्लीटली एक फुल स्केल अर्बन रिवॉल्ट बन चुका था। तो इतने बड़े जो आंदोलन हो रही थी और इतने सारे जो लोग वहाँ पर थे उन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने उस टाइम पे फायरिंग भी की थी, जिसकी वजह से कई लोग घायल भी हुए थे और कुछ लोग मारे भी गए थे। लेकिन उस वक्त एग्जैक्ट नंबर जो थे कितने लोग मारे गए थे वो क्लियर नहीं था। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो आज भी इस सवाल को सोशल मीडिया और एक डिबेट बना दिया है। जो सवाल ये है कि उस टाइम पे जो इतने बड़े वायलेंस हुआ था और पुलिस ने लाठीचार्ज और जो फायरिंग की थी उस फायरिंग की वजह से कितने लोग असल में मारे गए थे। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से और बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे उस टाइम पे उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान, और जो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स थे उनके मुताबिक उस वायलेंस के दौरान जो लगभग 8 ही लोग मारे गए थे। और ये जो 8 लोग मारे गए थे उनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल था और लगभग 40 से 50 लोग जो है वो घायल हुए थे। और जो होम मिनिस्टर थे हमारे देश में उस टाइम पे उन्होंने इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा था और जो इंटरनेशनल मीडिया थे उस टाइम पे इसी रिपोर्ट्स को भी दिखा रहे थे। लेकिन यदि आज के डिजिटल स्पेस के बारे में हम बात करेंगे और जो बहुत सारे जो राइट विंग प्लेटफॉर्म्स है और बहुत सारे जो रिपोर्ट्स है वो लोग ये क्लेम करते हैं कि उस वायलेंस के दौरान लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो यदि हम लोग एक ऑन बैलेंस होकर बात करेंगे तो हिस्ट्री में ये दिखाती है कि जब भी इतने बड़े वायलेंट होती है हमारे देश में या फिर कोई भी देश में तो उस दौरान क्या होता है कि जो नैरेटिव होता है उसकी लड़ाई होना शुरू हो जाता है। एक तरह ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जो फिजिकल एविडेंस जैसे कि बॉडीज, हॉस्पिटल डाटा और पुलिस रिपोर्ट्स पर बेस्ड होते हैं। दूसरी तरफ इमोशनल मेमोरी और जो पॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग होती है जो नंबर्स को एग्जैगरेट कर देते हैं।
तो सिर्फ 2 दिन के बाद यानी कि 9 नवंबर 1966 में क्या होता है कि जो होम मिनिस्टर थे गुलजारीलाल नंदा, उन्होंने अपनी जो होम मिनिस्टर की पद थी उससे इस्तीफा दे देते हैं। और उस टाइम पे जो नया सरकार जो इंदिरा गांधी ने बनाए थे उनको ये बहुत बड़ी झटका थी। तो 1967 में क्या होता है कि जनरल इलेक्शन होता है और जनरल इलेक्शन में ये जो बहुत बड़ी आंदोलन हो रहा था उसका जो असर होता है वो क्लियरली दिखता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो हिस्टोरिक मेजोरिटी थी वो खो दी। कई इंपोर्टेंट स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार गिर गई या फिर कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। अपोजिशन पार्टीज खासकर जनसंघ इस इश्यूज को अपने फेवर में यूज करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा।